हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व किए आपने। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आई है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लीजिए, देन फर्दर फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, जैसे देखो, अब तक की जो अपनी लास्ट जो क्लासेज हुई हैं, ठीक है, उसमें हमने हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद में हमने स्टार्ट कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने जनरली पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स के, ठीक है, यानी कि वन पेयर ओवरीज। ठीक है, देन उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। गुड आफ्टरनून मंशा, कोई डाउट है मंशा आपको इसमें? कोई डाउट है आपको? देखो हम सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लिया था जो अपनी डक्ट सिस्टम था। ठीक है, क्लियर है? अब आज की जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो फीमेल्स की सहायक जनन ग्रंथियां होती है, ठीक है, देन उसके बाद में जो फीमेल्स के एक्सटर्नल जो जेनेटिलिया होते हैं, बाह्य जननांग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे जो हमने फोर्थ जो पार्ट हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअल में ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट ये रिलेटेड है, ठीक है, फीमेल सेक्स जो ऑर्गन्स है उनसे, या फीमेल सेक्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो रिलेटेड है, इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की थी इसमें लास्ट वाली क्लास में जो अपनी डक्ट सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था जो फेलोपियन ट्यूब थी उनके बारे में। जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वन पेयर होती हैं। वन पेयर होने के अलावा ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके होते हैं तीन भाग, तीन पार्ट होते हैं इसके। फेलोपियन ट्यूब के होते हैं थ्री पार्ट्स, ठीक है, जिनमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इन्फेंटिबुलम पार्ट है उसे, इन्फेंटिबुलम के बाद सेकेंड पार्ट था हमारा एम्पुला और थर्ड था हमारा इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जो डक्ट सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, यानी कि यूट्रस उससे कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, यूट्रस का हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पार्ट है वो पढ़ा हमने, जो फंडस था सबसे ऊपर वाला पार्ट, डोम शेप पार्ट। फिर हमने यूट्रस की बॉडी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और देन उसके बाद में फिर हमने सर्विक्स वाले पार्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो सर्विक्स है, ठीक है, इनर साइड में यूट्रस से कनेक्ट रहता है एक ओपनिंग के थ्रू जिसे हम इंटरनल होस्ट बोल रहे थे। आउटर साइड में, या हम कह सकते हैं कि लोअर साइड में ये वजाइना से कनेक्टेड रहता है एक ओपनिंग के थ्रू, ठीक है, जिसे हम कह रहे थे एक्सटर्नल होस्ट। ये जो इंटरनल होस्ट और एक्सटर्नल होस्ट है, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन एक कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, और एट द एंड फिर हमने इसमें डिस्कस किया था जो लास्ट पार्ट है इसका, सर्विक्स वाला पार्ट। ठीक है, सर्विक्स वाला जो पार्ट है उसके साथ में ही एक पार्ट और इंक्लूड था हमारा, उसे लिख लीजिएगा, और वो पार्ट था हमारा हाइमन। वैसे हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यानी झिल्ली होती है जो योनि द्वार को आंशिक रूप से आवृत करती है। ये एक झिल्ली होती है जो योनि द्वार को आंशिक रूप से
आवृत करती है। डिटेल्स में हम इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सहायक ग्रंथियां है, ठीक है, उनके बारे में, यानी कि जो एसेसरी जो ग्लैंड्स है या असिस्टेटिव जो ग्लैंड्स है उनके बारे में, ठीक ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था जैसे मेल्स में, ठीक है, 3 पेयर होती है सहायक ग्रंथियां या 3 जोड़ी होती है सहायक ग्रंथियां, ठीक उसी प्रकार फीमेल्स में 2 जोड़ी होती है सहायक ग्रंथियां या एसेसरी जो जो ग्लैंड्स है या असिस्टेटिव जो ग्लैंड्स है, ठीक है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को बोलते हैं हम स्किन ग्रंथि, स्किन ग्रंथि, ठीक है। एक्चुअल में जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम से समझा दूं, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो डायग्राम है, ठीक है, वो है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां बता रहा हूं जो अपनी सहायक ग्रंथियां होती है फीमेल्स में, ठीक है, जैसे देखो ये जो ओपनिंग है ना, ठीक है, ये वाली ओपनिंग है यूरेथ्रल मेटस यानी कि मूत्र द्वार, ये वाली ओपनिंग है मूत्र द्वार। अब ये जो स्किन ग्रंथि है, ठीक है, नंबर्स में कई हो सकती है, ठीक है, और ये स्किन ग्रंथि इस मूत्र द्वार के चारों तरफ मिलती, मतलब ऊपर की ओर चारों तरफ ही मिलती है। तो ये जो ग्रंथि है, ठीक है, ये ग्रंथि है स्किन ग्रंथि, ये वाली जो ग्रंथि है ये है स्किन ग्रंथि, या इनको बोल सकते हैं हम माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आई फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि जो मूत्र द्वार है, ठीक है, इसकी जो स्थिति होती है वो हमेशा होती है जो योनि द्वार है उसकी सुपीरियर, यानी कि हमेशा ये योनि द्वार के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स मिलती है जिन्हें कहते हैं हम स्किन ग्रंथियां, ठीक है। देखो स्किन ग्रंथियां मूत्र मार्ग के निचले सिरे के दोनों ओर या हम कह सकते हैं कि चारों ओर अनेक स्थित अनेक ग्रंथियां होती है। इन्हें पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। पैरा यूरिथ्रल का मतलब जो यूरिथ्रल मेटस है उसके चारों तरफ, ठीक है, या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं या पेरी यूरिथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इनसे एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, एक फ्लूइड सिक्रीट होता है, ठीक है, जो क्वाइटस के टाइम पर या हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट का टाइम है, ठीक है, यौन उत्तेजना का जो समय है उसके टाइम पर ये एक लुब्रिकेट का सिक्रेशन करती है, मतलब इससे सिक्रेट होने वाले जो फ्लूइड है वो लुब्रिकेशन का फंक्शन करता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेस्टिबुलर जो पार्ट है उसको लुब्रिकेट करता है, ठीक है, और देन फिर जब ये वेस्टिबुलर वाला जो पार्ट है उसको लुब्रिकेट करता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब होती है देन सेकंड जो ग्लैंड है जिसे हम पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड, उसका भी जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट होता है जो वेजाइना को लुब्रिकेट या हम कह सकते हैं कि जो वेजाइना है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड जो ग्लैंड है, ठीक है, देखो ये वाली ये ग्रंथियां थी, ये ओ सॉरी ये मूत्र द्वार है, यहाँ ये जो ग्रंथियां थी ये थी स्किन ग्रंथियां, ठीक है। सेकंड जो ग्लैंड है वो है अपनी बार्थोलिन ग्लैंड या बार्थोलिन ग्रंथियां। ये योनि के निचले भाग में स्थित एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो वल्वा और योनि को स्नेहक बनाने के लिए श्लेष्मा का स्राव करती है। देखो ये योनि द्वार है, ठीक है,
यह है योनि द्वार। इस योनि द्वार के नीचे वाले सिरे में यानी कि इस तरफ, जिनको इस डायग्राम में प्रोजेक्टेड करके दिखाया है, बाहर बना के दिखाया है, ये होती है एक जोड़ी ग्रंथि, जिन्हें कहते हैं हम बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये हो गई बार्थोलिन ग्रंथि, ठीक है। अब ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है, ठीक है, हमने जस्ट पढ़ा है कि इनसे एक सिक्रेशन का इनसे एक सब्सटेंस सिक्रेट होता है, ठीक है, जो म्यूकस लाइक होता है, म्यूकस के जैसा होता है, हम कह सकते हैं म्यूकस होता है, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि जो वजाइना है उसको ये लुब्रिकेट करता है, और जो वल्वा वाला पार्ट है यानी भग वाला जो पूरा पार्ट है उसको ये लुब्रिकेट करता है। मतलब कि जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट का जब टाइम होता है या क्वाइटस का जब टाइम होता है, तो उस टाइम पर ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इनका जो सिक्रेशन है वो पूरे वल्वा वाले भाग को और वेजाइना को लुब्रिकेट कर देता है, ठीक है। इसलिए इन्हें देखो, ये वेजाइना ये जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, वेजाइना की दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, वन पेयर होती है, तो इन्हें कहते हैं हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, या ग्रेटर वेस्टिबुलर बार्थोलिन जो ग्लैंड है या ग्रेटर वेस्टिबुलर जो ग्लैंड है, वो मेल्स में जो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्रंथि थी, ठीक है ना, वन पेयर जो ग्लैंड्स थी, जो मटर के दाने के समान जो ग्रंथियां थी, ठीक है, उनके समजात होती है होमोलोगस। मतलब सिंपल से में जैसे वो फंक्शन कर रही थी ना, सेम यही फंक्शन फीमेल्स में ये ग्रंथियां करती है, ठीक है। इसलिए इनको मेल्स की बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर्स जो ग्रंथि है उनके समजात ग्रंथि माना जाता है, ठीक है। देखो, ये योनि और भग को चिकना करने के लिए श्लेष्मा का श्रावण करती है, ये जस्ट हमने डिस्कस किया। तो ये तो थी दो टाइप की सहायक ग्रंथियां या असिस्टेटिव ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अपना बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो देखो, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग जो फैटी लेयर का बना होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ये वाला भाग है मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अब देखो, मोन्स प्यूबिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। इनको कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। जैसे ये वाला जो डायग्राम था, इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये है मोन्स प्यूबिस, और इस मोन्स प्यूबिस के ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, रोम लाइक संरचना दिख रही है, इनको कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। इनको कहते हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। अब देखो, ये जो प्यूबिक हेयर्स है, ठीक है, वो कवर कर रहे हैं पूरे मोन्स प्यूबिस को। अब देखो, ये जो मोन्स प्यूबिस है, इस मोन्स प्यूबिस से जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन के बने दो लार्ज फोल्ड मिलते हैं, ठीक है, या दो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लेबिया मेजोरा या वृहद भगोष्ठ।
तो देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ठीक है, ये है लेबिया मेजोरा। ठीक है, इस डायग्राम में आप बेहतर तरीके से देख पाओगे कि ये जो आउटर जो लिप्स है इनको कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये हम कह सकते हैं कि ये जो आउटर जो फोल्ड है इनको कहते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, इन आउटर फोल्ड्स पर जो प्यूबिक हेयर्स थे या जो हेयर्स थे वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, थर्ड जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आउटर जो फोल्ड हैं जिन्हें हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, इन आउटर फोल्ड्स के अंदर की तरफ ये जो लेबिया मेजोरा है थिक फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, स्किन के बने थिक फोल्ड्स होते हैं, क्लियर है, और ये जनरली स्किन कलर के होते हैं। अब ये जो दो लेबिया मेजोरा है, इन लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ दो और पिंक कलर के स्किन के फोल्ड्स मिलते हैं जिनको कहते हैं हम लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है, देखो ये वाले जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये फोल्ड्स हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है, ठीक है, इन दोनों फोल्ड्स का मेन फंक्शन होता है कि ये जो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वेस्टिबुलर जो पार्ट है, ठीक है, उसको एक तरह से कवर करते हैं या उसको चारों तरफ से उसकी एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इसमें स्ट्रक्चर है वो है अपनी क्लाइटोरिस। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाले जो फोल्ड्स है, ठीक है, ये जो दो फोल्ड्स है ये हो गया लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब ये जो दोनों फोल्ड्स जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, ये अपर साइड में, यानी कि जहां पर ये अपर साइड में दोनों जहां फ्यूज होते हैं, यानी प्यूबिक वाले पार्ट में जब ये दोनों फ्यूज होते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है, तो इन दोनों के फ्यूजन या इन दोनों के जंक्शन पर एक हम कह सकते हैं टिनी फिंगर लाइक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि चने जैसी या मटर जैसी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हम क्लाइटोरिस। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने ब्लू कलर से डॉट बनाई है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, इस डायग्राम में देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा ये जो मैंने दोनों के जंक्शन पे एक ब्लू कलर की डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, इसको कहते हैं क्लाइटोरिस, या हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं भग शिश्न। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो क्लाइटोरिस है ये पेनिस की होमोलोगस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मेल्स में जो शिश्न है उसकी समजातीय संरचना होती है। ठीक है, और ये जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, ये एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ये मेल्स में जो पेनिस है, ठीक है, उस पेनिस का जो एंटीरियर पोर्शन है जिसे हम ग्लांस पेनिस बोल रहे थे, ठीक है, उसका होमोलोगस ऑर्गन होता है, कंप्लीट पेनिस का नहीं होता, ओनली ग्लांस पेनिस का होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, वो हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्लांस पेनिस है ये कोइटस के टाइम जो प्लेजर जो फील होता है ना, ठीक है,
उसका सेंसेशन ये जो ग्लांस पेनिस है वही प्रोवाइड कराता है, हमारा जो ब्रेन है उसे, ठीक है। ठीक उसी तरह फीमेल्स में ये जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, जब कोइटस की जो प्रोसेस होती है, जो संभोग की जो क्रिया होती है, उसकी जब में जो फीमेल्स हैं उनको जो प्लेजर की जो अनुभूति होती है, ठीक है, उसका सेंसेशन भी ये क्लाइटोरिस वाला पार्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा भी फिर हम पढ़ेंगे एक और पार्ट होता है इसमें, ठीक है, जो वेजाइना है, जनरली अपने उसमें है नहीं ये सिलेबस में, तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो वेजाइना है उसमें एक और पार्ट होता है जिसे हम जी स्पॉट कहते हैं, ठीक है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज अभी आपको समझ में आई कि भाई मॉन्स प्यूबस क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा क्या होता है, और क्लाइटोरिस क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लेबिया माइनोरा, ठीक है, इसके अंदर की तरफ जो पूरा स्पेस प्रेजेंट होता है, इस पूरे स्पेस को कहते हैं हम वेस्टिब्यूल या वेस्टिब्यूलर पार्ट, या वेस्टिब्यूलर, हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं हम प्रघाण, ठीक है। एक वेस्टिब्यूल हमने माउथ में पढ़ा था, जो हमारे जो मसूड़े और जो ये चीक्स है ना, गाल, इनके बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे भी वेस्टिब्यूल बोलते हैं, प्रघाण बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्टिबुलर एरिया है, इस वेस्टिबुलर एरिया में दो ओपनिंग मिलती है। जो सबसे ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हम यूरिथ्रल ओपनिंग। ये जो सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है इसे कहते हैं हम यूरिथ्रल ओपनिंग या मूत्र द्वार, ठीक है। सेकंड, जो मूत्र द्वार के नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को कहते हैं हम वेजाइनल ओपनिंग या योनि द्वार, ठीक है। जो मूत्र द्वार है, ठीक है, इससे सबको अच्छे से पता है कि मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। और जो योनि द्वार है, ठीक है, ये जो योनि द्वार है, तो देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था वीर्य सेचन वाला जो पॉइंट जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि जो मेल्स है, ठीक है, वो पेनिस के थ्रू जो फीमेल्स की वेजाइना है उसमें जो सीमन या जो स्पर्म्स है उनको ट्रांसफर करते हैं। उस प्रोसेस को हम वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस योनि द्वार के थ्रू ही वो जो वीर्य जो स्पर्म्स है उनको इंसेमिनेट किया जाता है या वीर्य सेचित किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है या जो मूत्र द्वार है, इस मूत्र द्वार के चारों तरफ कुछ ग्लैंड्स मिलती है जिन्हें कहते हैं हम स्किन ग्लैंड, और वेजाइना है, इस वेजाइना के लोअर पार्ट में दोनों साइड एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं हम वन पेयर ग्लैंड होती है, जिन्हें हम कह रहे थे बार्थोलिन ग्लैंड। फंक्शन भी अभी हमने जस्ट इनका देखा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। वैसे देखो ये होता है एनस द्वार या गुदा द्वार या एनस, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर एक हम कह सकते हैं रिज लाइक, उभार लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पार्ट है अपना वो है मोन्स प्यूबिस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको जघन सेल, याद रहेगा, हिंदी में बोलते हैं इसे जघन सेल। ये जो मोन्स प्यूबिस है मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि ये फैटी टिश्यू से बनी एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, गद्दी जैसी संरचना होती है।
ये वसीय ऊतक से बनी एक गद्दीनुमा संरचना होती है जो त्वचा तथा जघन रोमों से आवृत रहती है। मतलब इस मोन्स प्यूबिस के ऊपर स्किन लेयर तो रहेगी और इस पर जघन रोम यानी कि जो प्यूबिक हेयर है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो जघन रोम है इसे कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, सेकंड जो पार्ट था अपना वो था लेबिया मेजोरा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे वृहद भगोष्ठ। जो सबसे आउटर होते हैं, सबसे बाहर होते हैं, थिक फ्लैशी फोल्ड होते हैं। ठीक है, मोटे मांसल वलन होते हैं ये स्किन के। ठीक है, ये एक जोड़ी ऊतकों से बने मांसल वलन होते हैं जो मोन्स प्यूबिस से नीचे की ओर प्रसारित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मोन्स प्यूबिस है, इस मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ ये प्रसारित होंगे। तो आउटर है, ठीक है, थिक और फ्लैशी फोल्ड है, तो ये कहलाते हैं लेबिया मेजोरा। क्लियर है? ये लेबिया मेजोरा, सॉरी, ये जो लेबिया मेजोरा है ये लेबिया माइनोरा या जो प्रगाहन है उसको आवृत करने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई ये जो सबसे आउटर जो फ्लैशी फोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिन्हें हम कह रहे हैं लेबिया मेजोरा, इनके अंदर की तरफ 2 और स्किन के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं पिंक कलर के जनरली, जिन्हें हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेबिया मेजोरा है वो लेबिया माइनोरा, या हम कह सकते हैं कि जो वेस्टिबुलर जो पार्ट है या वेस्टिब्यूल जो एरिया है उसको ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, ये जो लेबिया मेजोरा है वो मेल्स के वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम की समझा संरचना होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे मेल्स में वृषण कोश होता है, ठीक है, उस वृषण कोश का रूपांतरण होकर फीमेल्स है उनमें बन गया ये लेबिया मेजोरा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। देखो, ये सारे आपको अच्छे से समझ में ही आ गए कौन कौन से पार्ट कहाँ कैसे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, लेबिया माइनोरा। जैसे जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, वो लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट 2 टिश्यूज के बने हुए फोल्ड्स होते हैं। जनरली ये पिंक कलर के होते हैं, ठीक है, जो वेस्टिबुलर एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये लेबिया मेजोरा के नीचे उपस्थित त्वचा के अन्य 2 वलन होते हैं। सामान्यतः ये पिंक कलर के होते हैं। तथा वेस्टिब्यूल को आवृत करते हैं। ठीक है, जनरली ये पिंक कलर के होते हैं और वेस्टिब्यूल वाला जो पार्ट है उसे कवर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो अपनी क्लाइटोरिस। जैसे मैंने बताया था कि ये टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी अंगुली समान संरचना, या फिर दूसरे वे में कह सकते हैं तो मटर या चने के दाने के समान संरचना होती है। ठीक है, जो मेल्स के ग्लांस पेनिस की होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है। जैसे ग्लांस पेनिस हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक उसी तरह ये जो क्लाइटोरिस है वो भी हाईली सेंसिटिव होता है। जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, या हम कह सकते हैं कि जो कोइटस की प्रोसेस है या जो संभोग की प्रक्रिया है उसके दौरान ये जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, वो सेक्सुअल जो प्लेजर है उसके जो सेंसेस है ना उनको हमारे ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, या इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं हम कि जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, वो सेक्सुअल जो प्लेजर है, ठीक है, उसको फील करने में हेल्प करता है। ठीक उसी तरह से जो फीमेल्स है उनमें ये जो क्लाइटोरिस है वो भी सेक्सुअल प्लेजर को फील करने में हेल्प करता है, यानी कि ये भी एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, देखो
ये छोटी उंगलीनुमा संरचना होती है जो कि लेबिया माइनोरा के अपर संधि स्थल पर मूत्र छिद्र के ऊपर स्थित होती है। जैसे मैंने बताया था कि भाई ये जो लेबिया माइनोरा है, इन लेबिया माइनोरा का जो ऊपर वाला एरिया है जहां पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पर ये सिचुएटेड होती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये एक मटर या चने के दाने के समान संरचना होती है। ठीक है। अब ये जो लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा के अंदर प्रेजेंट जो स्पेस है, उस स्पेस को कहते हैं हम वेस्टिब्यूल, ठीक है, या वेस्टिबुलर एरिया या वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है। यानी कि ये लेबिया माइनोरा, ये बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा, और ये अंदर वाला जो स्पेस है ये हो गया वेस्टिब्यूल, ठीक है। देखो, ये लेबिया माइनोरा द्वारा आवृत एक गुहा होती है, या हम कह सकते हैं या तो गुहा कह लो, या इसे स्पेस कह लो, या अवकाश कह लो, या स्थान कह लो, जिसमें निम्न प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अब ये जो वेस्टिबुलर रीजन है, इसमें निम्न प्रकार की संरचना उपस्थित होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 ओपनिंग्स होती हैं। जो सबसे अपर जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम जो यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यानी कि मूत्र द्वार। और उससे लोअर जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हम वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, यानी कि योनि द्वार। जैसे देखो, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है मूत्र द्वार। ये योनि द्वार के अग्रभाग में स्थित, यानी कि योनि द्वार से जस्ट ऊपर स्थित होता है, ठीक है। सेकंड है स्किन ग्लैंड। मैंने आपको स्किन ग्लैंड की पोजीशन बताई थी कि ये वेस्टिब्यूल है, ये मूत्र द्वार है, इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है स्किन ग्रंथियां। इनका फंक्शन मैंने बताया था कि इनसे एक लुब्रिकेशन, या हम कह सकते हैं कि एक स्नेहक पदार्थ का स्रावण होता है, जो वेस्टिब्यूल वाला जो पार्ट है उसको लुब्रिकेट करने का फंक्शन करता है, ठीक है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है योनि द्वार, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग, जो इस यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे होती है। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो है अपनी जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है, ठीक है, वो। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स इस तरफ, यानी कि इस वजाइना में अंदर की साइड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, 1 पेयर होती है। इनसे म्यूकस लाइक सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, श्लेष्म जैसे पदार्थ का स्रावण होता है, ठीक है, जो वजाइना को और जो वल्वा वाला जो पार्ट है पूरा, उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है, जब फीमेल या तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाली स्टेज पे हो या कोएटस के टाइम पर हो, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ग्लैंड्स है, इनका मेन फंक्शन क्या हो गया कि वो जो पूरी कोएटस प्रोसेस चल रही है, उस कोएटस प्रोसेस को और इजी करना, ठीक है। क्योंकि ये इनसे सिक्रेट होने वाला जो फ्लूइड है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जो श्लेष्म जैसा जो पदार्थ है, जो स्नेह का कार्य करता है, ठीक है, वो फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है, ठीक है। फोर्थ स्ट्रक्चर हो गई, और ये 5 स्ट्रक्चर फिफ्थ। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो कि हाइमन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 5th स्ट्रक्चर है वो है हाइमन, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हाइमन है वो एक मेम्ब्रेन लाइक, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है, कंप्लीटली ये कवर नहीं करेगी, याद रखना, ये आंशिक रूप से आवृत करती है, ठीक है। और ये जो हाइमन है, ठीक है, जनरली तो ये फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पर रप्चर होती है, टूटती है, फटती है, ठीक है। लेकिन इसके टूटने का रीजन अदर भी हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक्सिस में एक्सरसाइज करना, साइकिल चलाना, और स्पोर्ट जैसे कि बात करें हम घुड़सवारी करना, ठीक है, फुटबॉल वगैरह खेलना, ठीक है, रनिंग करना, या
हम किसी कारणवश हम कह सकते हैं कि जैसे गिरना, ठीक है, उसकी वजह से भी ये टूट सकती है। जनरली ऐसा माना जाता था, माना जाता नहीं, ऐसा माना जाता था कि ये जो हाइमन है इसकी प्रेजेंस वर्जिनिटी को शो करती है। मतलब हाइमन की जो प्रेजेंस है वो फीमेल्स के कौमार्यपन को शो करता है, पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब कि ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कि सपोज दैट कोई फीमेल है उसमें जो हाइमन है अगर वो एब्सेंस है तो मीन्स वो उसने क्वाइटस प्रोसेस कर चुकी है या संभोग की क्रिया उसने की हुई है, क्योंकि इसके टूटने के रीजन ओनली क्वाइटस के अलावा अदर भी है। स्पोर्ट्स जैसे मैंने बताया कि साइकिलिंग हो गया, घुड़सवारी हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, दो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग फेज होती है, ठीक है, तो उस ब्लीडिंग फेज में कंटिन्यूसली जो ब्लड सिक्रीट होता है, ठीक है, तो उससे बार बार परेशानी होने के कारण उससे बचने के लिए दो डिवाइसेस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है मेंस्ट्रुअल कप, ठीक है, जिसको फोल्ड करके वेजाइनल ओपनिंग में एंटर कराया जाता है, और सेकेंड ऑफ ऑल है टेम्पोन, ठीक है। एक्चुअल में टेम्पोन ना जस्ट हम कह सकते हैं कि ये एक कॉटन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और जनरली जैसे अपना घड़ी का सेल होता है ना, वैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे एक थ्रेड कनेक्टेड रहता है जिसको वेजाइनल ओपनिंग में डाल लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है कि वो जो पूरी मेंस्ट्रुअल प्रोसेस के टाइम पर जो पूरा ब्लड सिक्रीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये मेंस्ट्रुअल कप और दूसरा जो टेम्पोन है उसको इंसर्ट करने से भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हाइमन है इसकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो वर्जिनिटी का कोई हम कह सकते हैं रिलायबल इंडिकेशन नहीं है, विश्वसनीय सूचक नहीं है, ठीक है। देखो हाइमन है, ये एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो योनि द्वार को आंशिक रूप से ढके रहती है, यानी कि आंशिक रूप से आवृत करती है, तथा सामान्यतः प्रथम संभोग क्रिया के दौरान ये टूट जाती है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट जो कोइटस प्रोसेस होता है उसके टाइम पर जनरली ये टूट जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई फीमेल से, ठीक है, उसमें हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो मतलब उसने कोइटस प्रोसेस की है, ठीक है। ये इनके अलावा मतलब संभोग क्रिया के अलावा ये अचानक गिरने से, योनि में टेम्पोन के प्रयोग द्वारा, या फिर यहाँ पे लिख लेना योनि में टेम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप के प्रयोग द्वारा, और इनके अलावा जैसे स्पोर्ट जैसे घुड़सवारी हो गया, साइकिलिंग करना हो गया, ठीक है, या रनिंग करना हो गया, इनसे भी ये जो हाइमन है वो रप्चर हो सकती है, टूट सकती है, फट सकती है, ठीक है। तो हाइमन संभोग के पश्चात और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कंडीशन तो हमने ये डिस्कस की कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रथम कोइटस प्रोसेस के टाइम पर क्या होती है, ब्रेक होती है, लेकिन जनरली अदर रीजन भी होते हैं इसके ब्रेक होने के जो हमने डिस्कस किए। कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ये जो हाइमन है वो कोइटस के प्रोसेस के बाद भी बनी रह जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोइटस के प्रोसेस के दौरान सभी फीमेल्स में ये हाइमन है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। कई सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें कोइटस की प्रोसेस के बाद भी ये जो हाइमन है वो एज इट इज बनी रहती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हाइमन की जो प्रेजेंस और एब्सेंस है, यानी कि हाइमन का बना होना या हाइमन की अनुपस्थिति, ठीक है, वो कोई रिलायबल इंडिकेशन नहीं है कि भाई ये जो फीमेल है वो वर्जिन नहीं है, ठीक है। हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्यता का या संभोग का विश्वसनीय सूचक नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, यहां पर आपको समझ में आया हाइमन के बारे में, ठीक है। आप जनरली देखो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि एक जो हाइमन है, ठीक है, नॉर्मली अगर वो प्रेजेंट होती है तो कैसी होती है, और आफ्टर ब्रेक के वो कैसी होती है। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आउटर जो पार्ट है ना, ठीक है, ये तो हो गया लेबिया मेजोरा, ये जो इनर फोल्ड्स हैं ये हो गए लेबिया माइनोरा,
ठीक है, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यानी कि मूत्र द्वार। और ये वाला जो है, ठीक है, जैसे देखो, ये है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और देखो आपको यहां दिख रहा होगा कि एक्चुअल में ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसका साइज एक्चुअल में ऐसा है, और जो इनर साइड में आपको ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है हाइमन। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई जो हाइमन है, ठीक है, पार्शियली कवर करती है, ये बनी भी रह सकती है, टूट भी सकती है। डिफरेंट वेज होते हैं या डिफरेंट रीजन होते हैं इसके टूटने के। सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता कि ओनली कोइटस प्रोसेस के थ्रू ये टूटे, कई फीमेल्स में बनी रह जाती है। अभी ये जो फर्स्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वो डायग्राम है जिसमें हाइमन बनी हुई है। ठीक है, जब ये हाइमन रप्चर हो जाती है, देन उसके बाद में ये जो वेजाइनल ओपनिंग है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगती है। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं, जैसे देखो ये आपको कुछ फोल्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई रप्चर्ड हाइमन या फटी हुई क्षतिग्रस्त योनिच्छद, योनिच्छद। हाइमन को हिंदी में योनिच्छद बोलते हैं, यह लिख लेना इसमें, ये जो हाइमन है इसमें लिख लेना हिंदी में योनिच्छद। ठीक है, तो ये हाइमन के बारे में समझ में आएगा कि हाइमन कैसी होती है, इफ अगर ये प्रेजेंट है तो कैसी दिखाई देती है, और अगर ये ब्रेक हो गई तो कैसी दिखाई देती है। इसके ब्रेक होने के रीजंस हमने देखे, और हमने एट द एंड एक पॉइंट देखा, ठीक है, जो ओवरऑल इसको डिस्क्राइब करता है कि भाई हाइमन की जो प्रेजेंस है और जो एब्सेंस है, ठीक है, वो वर्जिनिटी का कोई रिलायबल इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो जो जनरली अपने फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स थे वो हमने डिस्कस किए, जिसमें लास्ट क्लास में हम फर्स्ट डिस्कस कर चुके थे डक्ट सिस्टम। आज हमने डिस्कस किए हैं जो ग्लैंड्स है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, और उनके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको हम कॉमन रूप से बोल रहे थे भग या वल्वा। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कॉमन रूप से हम बोल रहे थे भग या वल्वा, यानी कि ये जो सारी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी है, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक है, वेस्टिब्यूल पार्ट हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, और जो यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई, स्किन ग्लैंड हो गई, और जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये सारी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कलेक्टिवली जिस एरिया में प्रेजेंट होती हैं, या हम कह सकते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली रूप से हम कहते हैं भग या वल्वा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स थे वो तो हमने किए कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि यहीं पे हम पढ़ेंगे इनके साथ में ही मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। जनरली जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो कोएटस की प्रोसेस और जो आफ्टर पार्चुरेशन जो बेबी है उसके लैक्टेशन में ये क्या करती है, हेल्प करती है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो जो पूरी कोएटस की प्रोसेस हो गई, जो प्रेगनेंसी की जो पूरा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है ये जो मेमरी ग्लैंड्स, तो उसको भी हम यहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है, या इनको दुग्ध ग्रंथियां भी बोलते हैं। दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है, देखो क्रियात्मक जो स्तन ग्रंथि है वो
सभी स्तनधारी मादाओं का अभिलाक्षणिक लक्षण होता है। ठीक है, यहां पर जस्ट ओनली फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, और फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स ओनली मैमल्स की फीमेल्स जो कैंडिडेट है उसमें ही मिलती है। मेल्स कैंडिडेट में मेमोरी ग्लैंड्स होती है बट वो नॉन फंक्शनल होती है। ठीक है ना, तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है या जो स्तन ग्रंथियां है वो स्तनधारी मादाओं का एक अभिलाक्षणिक लक्षण होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम इनको स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो मनुष्यों में हो चाहे वो जानवरों में हो। ठीक है, जिनके पास भी ये स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट है, ठीक है ना, उन सबको हम स्तनधारी बोलते हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई जो स्तनधारी है उनमें फीमेल्स में ये फंक्शनल होती है। फंक्शनल होने का मतलब सिंपल से वे में है कि इनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये लैक्टेशन प्रोसेस के द्वारा अपने बेबी को मिल्क फीड करवाती हैं जिससे उसकी ग्रोथ उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मानव मादाओं में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पेक्टोरेलिस मेजर पेशियों के अग्रभाग में स्थित होती है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो हमारी रिब्स होती हैं जो हमारे चेस्ट वाले रीजन में, ठीक है, इन रिब्स के ऊपर जो मसल्स मिलती है, रिब्स वाली मसल नहीं, इनके ऊपर वाली मसल्स। रिब्स वाली तो दो टाइप की मसल्स होती है। ठीक है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इन दोनों के ऊपर यानी पसलियों के ऊपर जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उन मसल्स को बोलते हैं हम पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। और उन मसल्स के ऊपर ये एक जोड़ी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में ये जो रेड कलर से ये जो मैं पूरा शेडेड एरिया दिखा रहा हूं, ये सारी है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ठीक है, इनके नीचे प्रेजेंट होती है रिब्स। ठीक है, ये जो रिब्स है जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिब्स आपस में मसल्स के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं जिन्हें कहते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यानी कि फिर से शो करता हूं मैं इसको। इस वाले में भी नहीं हो रही शो, तो यहीं दिखा देता हूं मैं। देखो, ये जो मसल्स है ये हो गई इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये हो गई रिब्स। ये वाली लेयर हो गई पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है, ये बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो मेमोरी ग्लैंड्स में बेसिकली दो टाइप की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जो दोनों एक साथ मिलकर मेमोरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रही है या स्तन ग्रंथियों का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, फर्स्ट तो होती है इसमें प्रेजेंट जो वेरियस अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि वसा की जो डिफरेंट अमाउंट होती है। देखिए, वेरियस अमाउंट का मीन्स यहाँ से क्या है कि जो ये जो वसा की जो मात्रा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक
ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो सारी जो फीमेल्स है उनमें उनकी जो स्तन ग्रंथियां हैं उनमें वसा की मात्रा इक्वल हो, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। और दूसरा है इसका मेन फंक्शनल पार्ट जिसे कहते हैं हम ग्रंथिल ऊतक या ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, दूध का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ये जो येलोइश या ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर मिल रही है सारी, ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर होती है वसा। ठीक है, इस वसा की अमाउंट के बेसिस पर जो मेमरी ग्लैंड्स है, ठीक है, उनका साइज, उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट होता है वो है अपना ग्रंथिल पार्ट। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक स्तन ग्रंथि की बात करें तो उस हर एक स्तन ग्रंथि में समथिंग 15 से 20, ठीक है, वो मेमोरी लॉब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्तन पालिका। 15 से 20 स्तन पालिका प्रेजेंट होती है। जैसे एक स्तन पालिका ये है, इस तरह से 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती है। ये जो स्तन पालिकाएं हैं, इन स्तन पालिकाओं के अंदर, ठीक है, एल्वियोलर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ग्रेप्स लाइक, अंगूर के समान छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था ना कि भाई जो लंग्स की एल्वियोली है वो अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं होती है, ठीक उसी तरह जो अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचनाएं हैं इन पिंडों में उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी एल्वियोली। ठीक है, जिन्हें हम, ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये हो गया स्तन कूपी का मेमोरी एल्वियोली। अब इसमें से एक पार्ट को हमने उठाया और लार्ज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक एल्वियोली होगी, मेमोरी एल्वियोली, ये स्तन कूपिका है। ऐसे काफी सारे स्तन कूपिका का जो ग्रुप है, ठीक है, जैसे एक ग्रुप ये हो गया, एक इधर एक इधर, मतलब इस तरह से काफी सारे जो स्तन कूपिकाएं हैं इनका ग्रुप मिलकर बनाता है एक स्तन पालिका। ठीक है, ये जो स्तन कूपिकाएं हैं, मेमोरी एल्वियोली है, इन मेमोरी एल्वियोली के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स है, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये लैक्टोजेनिक सेल्स जो दूध का निर्माण करती है। और इस एक एल्वियोली के अंदर, ठीक है, ये स्पेस जो प्रेजेंट है जिसके अंदर इन कोशिकाओं से निर्मित होने वाला जो दुग्ध है वो स्रावित होता है, स्टोर होता है, उसको कहते हैं हम कूपिकीय गुहा, एल्वियोलर कैविटी बोलते हैं, कूपिकीय गुहा बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये वही लैक्टोजेनिक सेल्स है, ठीक है, जो दुग्ध का प्रोडक्शन करती हैं। और ये कुछ इस तरह से होती है एक कूपिका, देखो, और ये पूरा एक गुच्छा है कूपिकाओं से बना। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक ग्रंथि का ग्रंथिल भाग लगभग 15 से 20 स्तन पालिकाओं में विभाजित होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको जस्ट डिस्कस किया कि प्रत्येक ग्रंथि का ग्रंथिल भाग लगभग 15 से 20 स्तन पालिकाओं में विभाजित होता है, जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे मिलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के टफ्ट मिलते हैं, गुच्छे मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं हम स्तन कूपिका या मेमोरी एल्वियोली, मेमोरी एल्वियोली। ठीक है, कूपिकाओं की जो कोशिकाएं हैं वो दुग्ध स्रावित करती है जो कूपिकाओं की गुहा में संग्रहित होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई कूपिकाओं की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम लैक्टोजेनिक सेल्स बोल रहे थे या मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स बोल रहे थे, वो मिल्क का फॉर्मेशन करती है, और ये जो मिल्क है वो उस
एल्वियोलर जो कैविटी है या कूपिकीय गुहा है उसमें होता है संग्रहित। ठीक है, अब देखो इस वाले डायग्राम में देखो, जैसे ये एक पूरी कूपिका हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई। इन कूपिकाओं से ये जो नलिकाएं निकल रही हैं, ठीक है, इस वाले में जैसे देखो ये पूरा एक एल्वियोली हो गई, एक कूपिका हो गई, इससे ये जो नलिका निकल रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलर एल्वियोलर डक्ट या कूपिकीय नलिका, इसे कहते हैं एल्वियोलर डक्ट या कूपिकीय नलिका। अब सॉरी एल्वियोलर ट्यूब्यूल बोलते हैं इसे, डक्ट नहीं, इसे एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स या कूपिकीय नलिका। ठीक है, जैसे अपना नेक्स्ट पॉइंट है, कूपिकाएं मेमोरी डक्ट या मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है। ठीक है, देखो प्रत्येक पालिका की स्तन नलिकाएं एक साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, कि भाई एक एल्वियोली ये रही, एक ये है और एक ये है। इन तीनों एल्वियोलर की जो डक्ट है जिन्हें हम एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स या कूपिकीय नलिकाएं कह रहे हैं, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स। स्तन नलिका, ठीक है, इन तीनों की स्तन नलिका मिलकर एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है, एक सामान्य नलिका का फॉर्मेशन करती है जिसे कहते हैं हम मेमोरी डक्ट, स्तन वाहिनी। ठीक है, जैसे देखो ये डायग्राम है, इसमें ये जो सेपरेट है इधर इस वाली, ये सारी नलिकाएं मिलकर एक कॉमन नलिका बना रही है, ये वाली जो मैंने यहां डार्क कर रहा हूं। ठीक है, इसे कहते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, अनेक मेमोरी डक्ट मिलकर एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसे एम्पुला कहते हैं, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा होता है। अब देखो ये मेमोरी डक्ट हो गई, वो हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा लोब है उसकी, दूसरे लोब की, तीसरे लोब की, चौथे लोब की, पांचवें लोब की। ठीक है, ऐसे सभी जो लोब्स हैं उनकी जो मेमोरी डक्ट है वो कॉमन रूप से फ्यूज होकर एक कॉमन नलिका एक कॉमन स्पेस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वो थोड़ा फूला हुआ स्पेस होता है, बल्जिंग पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है, जैसे एक डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ये स्तन है, ये मैंने यहां पर दो लोब्स बनाए हैं, ये मैंने एल्वियोली बना दी, ये इस एल्वियोली से निकलने वाली डक्ट है और ये इस एल्वियोली से निकलने वाली डक्ट है। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर बना दिए मैंने। ठीक है, अब ये वाली जो डक्ट थी ना, इस डक्ट को तो बोल रहे हैं हम एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स या मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स है, काफी सारी एल्वियोलस की जो ट्यूब्यूल्स है फ्यूज होकर एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये कॉमन डक्ट बन गई। ठीक है, इसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, अब काफी सारे जो ऐसे लोब्स हैं, ठीक है, जिनकी जो मेमोरी डक्ट है वो एक साथ फ्यूज होती है और फ्यूज होकर एक वाइडर स्पेस का, एक वाइडर पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं जिसे कहते हैं एम्पुला। जैसे देखो ये एक लोब है, इसकी मेमोरी डक्ट हो गई और ये दूसरे लोब की मेमोरी डक्ट हो गई। ये दोनों आएंगी आगे
इस तरह फ्यूज हो जाएंगी और फ्यूज होकर एक ऐसे बल्जिंग पार्ट का फॉर्मेशन करेंगी। इस फूले हुए पार्ट को कहते हैं एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। ठीक है, ये जो मेमोरी एम्पुला है ये आगे लैक्टिफेरस डक्ट से रहता है कनेक्ट। ठीक है, एम्पुला जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और देखो ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो इस स्तन ग्रंथि पर एक उभारनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे कहते हैं निप्पल या चोचक। ठीक है, निप्पल या चोचक कहते हैं। ये निप्पल या चोचक में ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ये ओपन हो जाती है, कई सारे पोर्स के थ्रू ये ओपन होती है। ठीक है, ये एक स्तन ग्रंथि का जो पूरा डायग्राम है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि ये जो निप्पल वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस निप्पल वाले पार्ट के चारों तरफ एक पिगमेंटेड एरिया होता है। वो जनरली हम कह सकते हैं कि लाइट पिंक से लेकर डार्क ब्लैक तक का हो सकता है। इस एरिया को कहते हैं हम एरियोला, जिस पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ हम कह सकते हैं कि तेलीय ग्रंथि और कुछ श्वेत ग्रंथियां उपस्थित होती है, जो जिनका फंक्शन मेनली क्या है कि ये जो निप्पल वाला जो पूरा पार्ट है इसको मॉइस्ट बनाए रखना। ठीक है, जैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ये पूरा जो आउटर पार्ट, इसके चारों तरफ का जो पार्ट है वो पिगमेंटेड होता है, और मैंने बताया कि जस्ट लाइट पिंक से लेकर ये डार्क ब्लैक तक हो सकता है। इसको कहते हैं एरियोला। ठीक है, इसे कहते हैं एरियोला। और ये निप्पल पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये जनरली गर्भावस्था के दौरान विभेदित होती है। ठीक है, जनरली अगर बात करें अपन कि आफ्टर बर्थ से लेकर जो प्यूबर्टी का टाइम आता है, ठीक है, उस प्यूबर्टी के टाइम तक ये जो फीमेल्स की जो ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है, वो नॉर्मल शेप में रहती हैं। जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स के इफेक्ट में ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है, इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब इनमें फैट का डिपोजिशन शुरू होता है। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम बात करें, ऑब्वियसली बात है कि फैट का डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में ही इसमें जो मेमोरी जो एल्वियोली है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी का जो टाइम आता है आफ्टर कोइटस, ठीक है, जो प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी के टाइम पर ये जो मेमोरी एल्वियोली है, ठीक है, या ये जो स्तन ग्रंथि है, इन स्तन ग्रंथियों में विभेदन शुरू होता है। ठीक है, विभेदन का सिंपल सा मतलब है कि इन स्तन ग्रंथियों के अंदर उपस्थित जो स्तन कोशिकाएं हैं उनकी संख्या का बढ़ना या उनकी संख्या में वृद्धि होना। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा, जो एल्वियोली है उनकी साइज बढ़ेंगी, क्योंकि सिंपल से वे में बात है कि भाई इनमें मिल्क का फॉर्मेशन होना है, मिल्क का प्रोडक्शन होना है, और एक सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ताकि वो जो फीमेल है वो बेबी को लैक्टेशन करा सके। तो इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, विभेदन शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे एल्वियोली की संख्या बढ़ती है। ठीक है, गर्भावस्था के एट द एंड जो लास्ट वाला जो लास्ट मंथ का जो टाइम होता है कि जिस टाइम पर पार्चुरेशन होना है या जिस मंथ में पार्चुरेशन होना है, ठीक है, उस मंथ में क्या होता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका मेन फंक्शन होता है कि इन मेमोरी एल्वियोली के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराना। ठीक है,
और जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका मेन फंक्शन होता है इन मेमोरी जो ग्लैंड्स है इनसे मिल्क का सिक्रेशन करवाना, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है इनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, या प्रेगनेंसी के जस्ट लास्ट डे में जब प्रेगनेंसी जस्ट होनी है उस टाइम पर जब हमारे जो न्यूरल रिफ्लेक्स जो ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है वो ऑटोमेटिक इन जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनसे मिल्क सिक्रेट करवा देता है। कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है। अब देखो जो हम लैक्टेशन बात कर रहे थे वो प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो लैक्टेशन का मतलब है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उन मेमोरी ग्लैंड्स से जो मिल्क है उसका सिक्रेट होना, ठीक है। लैक्टेशन या दुग्ध स्रावण के प्रारंभिक कुछ दिनों में, अब देखो जनरली हम पढ़ते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि भाई जैसे ही पार्चुरेशन होता है, प्रसव की क्रिया होती है, तो प्रसव की क्रिया के पश्चात, ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनमें फॉर्म होने वाला जो फर्स्ट जो मिल्क होता है, ठीक है, उसको बेबी को फीड कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, आईजी एंटीबॉडी उसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है जो उस बेबी को, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराती है, ठीक है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और आफ्टर पार्चुरेशन जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनसे सिक्रेट होने वाला जो फर्स्ट मिल्क है, ठीक है, वो जनरली लाइट पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीले कलर का होता है, जिसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, ठीक है। और ये बेनिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो उस बेबी को इन्फेक्शंस या पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करती है। तो लैक्टेशन या दुग्ध स्रावण के प्रारंभिक कुछ दिनों में स्रावित होने वाला जो मिल्क है, जो दूध है, उसको हम कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, जिसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है जो कि वास्तविक रूप से नवजातों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। भाई सिंपल से वे में बात करें, जब प्रतिरक्षा पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक तो उपार्जित होती है, एक होती है अर्जित। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो आईजीए एंटीबॉडी है, ठीक है, उस बेबी को उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उपार्जित मतलब कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो जनरली वो जो मदर है उससे इसे मिल रही है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि पहले से बनी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होती है जो कोई भी रोगजनक एंटर करता है तो उनको डिस्ट्रॉय करती है। जबकि अर्जित जो प्रतिरक्षा है वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डेवलप करने के लिए या हमारी बॉडी में उसे डेवलप होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आना पड़ता है, किसी रोगजनक के संपर्क में आना पड़ता है। जब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो मेमोरी सेल्स है, ठीक है, वो क्या करती है, उसकी इमेज एज इट इज कैप्चर करके रख लेती है, ठीक है, इमेज कैप्चर करके रखती है। जब भी नेक्स्ट टाइम वो आता है तो उसको वापस से उसे पहचानने में टाइम नहीं लगता और एंटीबॉडी तुरंत बना लेती है। फर्स्ट एनकाउंटर में तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, इसलिए जनरली हम इसके जो लक्षण है, ठीक है ना, कैरेक्टर्स है, वो फील करते हैं कि फर्स्ट टाइम हम किसी रोगजनक के संपर्क में आए तो जैसे हमारे अंदर फीवर होने लग जाता, हमको फीवर होने लग जाता, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। जनरली छोटे बच्चों में जब टीके लगवाते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है, उस टाइम हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां तक ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिल्क, ये जो एल्वियोली है, ठीक है, मेमोरी एल्वियोली, इन मेमोरी एल्वियोली के अंदर ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, लैक्टोजेनिक सेल्स कह सकते हैं हमें, ये लैक्टोसाइट्स कह सकते हैं इन सेल्स को, ठीक है, ये है लैक्टोसाइट्स, ये लैक्टोजेनिक सेल्स, ये लैक्टोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। ये लैक्टोसाइट सेल्स मिल्क का करती है प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन के इफेक्ट में। जब ये मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो इनसे मिल्क सिक्रेट होकर आता है इस एल्वियोलर की कैविटी में। ये एल्वियोलर कैविटी है, यहां पर ये मिल्क पूरा क्या हो गया, स्टोर हो गया इस एल्वियोलर कैविटी से, ठीक है। इस एल्वियोलर कैविटी से ये मिल्क मेमोरी ट्यूब्यूल की हेल्प से बाहर आता है।
मेमोरी ट्यूब्यूल से एंटर करता है ये मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट से फिर ये पहुंच जाता है कहां पर, एम्पुला में। ठीक है, जहां पर ये जो एम्पुला है, ठीक है, उसमें ये जो मिल्क है वो स्टोर होने का फंक्शन करता है, कार्य करता है। ठीक है, या एम्पुला मिल्क को स्टोर करके रखता है। जब क्या होता है कि जैसे ही कोई बेबी है या कोई मदर है, वो बेबी को मिल्क फीड कराती है। ठीक है, तो जैसे ही वो क्या करता है, ये जो मेमोरी ग्लैंड से इस पर प्रेजेंट जो निप्पल है इसको सक करता है, तो इससे न्यूरल रिफ्लेक्स पहुंचते हैं उस मदर के ब्रेन में। ठीक है, और वहां से फिर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस एम्पुला से इस मिल्क को लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो निप्पल है उससे बाहर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेबी का माउथ है उसमें ये पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो पाथ है ना, ठीक है, उसे कहते हैं हम मिल्क पाथवे। ठीक है, जिसे जनरली हम डिस्कस करते हैं। देखो, स्तन कूपिकाएं हैं, इनमें होगा दुग्ध का निर्माण, और निर्माण होने के बाद में इनमें प्रेजेंट होती है कूपिकीय गुहा या मेमोरी कूपिकीय गुहा, जिसमें ये स्टोर होता है। वहां से ये मिल्क जाता है, और जैसे मैंने बताया कि कोशिकाओं की जो गुहा है या कोशिकाएं हैं, इनसे नलिकाएं जो निकलती है उनको कहते हैं हम स्तन नलिका। ठीक है, जो स्तन नलिका है उनके थ्रू आती है ये मिल्क आता है। काफी सारी स्तन नलिकाएं हैं, वो मिलकर एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहते हैं हम स्तन वाहिनी। तो ये मिल्क स्तन कोशिकाओं से स्तन नलिका में आता है, स्तन नलिका से आता है स्तन वाहिनी में। अब काफी सारी स्तन वाहिनी जो मिलकर एक ब्रॉड एरिया, वाइडर एरिया का फॉर्मेशन करती है, वाइडर पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहते हैं एम्पुला। मतलब अब ये जो मिल्क है वो स्तन वाहिनी से कहां पर आएगा, एम्पुला में। एम्पुला से कनेक्टेड होती है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दुग्ध वाहिनी। ठीक है, इस दुग्ध वाहिनी का काम क्या है कि ये जो स्तन एम्पुला में जो स्टोर जो दुग्ध है उसको लेकर जाना। इस दुग्ध वाहिनी की हेल्प से ये जो मिल्क है वो निप्पल वाले पार्ट पर पहुंचता है, चुचुक वाले पार्ट पर पहुंचता है, और उस चुचुक वाले पार्ट में ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है काफी सारे पोर्स के थ्रू ओपन होती है। ठीक है, और जिनकी हेल्प से ये जो मिल्क है वो बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो पाथ है ये हुआ मिल्क पाथवे। या हिंदी में कहें तो दुग्ध मार्ग, कि कैसे एक जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, और कैसे वो उस मेमोरी ग्लैंड से बाहर इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो हुआ अपना मिल्क पाथवे। ठीक है, अब हम जनरली देखते हैं कि भाई ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है इनका रेगुलेशन कैसे होता है, कि भाई कैसे इन मेमोरी ग्लैंड्स को पता लगता है कि भाई हमें अब मिल्क बनाना है। ठीक है, या कैसे इन मेमोरी ग्लैंड्स को ये पता लगता है कि हमें इस एज में या इस टाइम पर मिल्क का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो देखो मेनली जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका रेगुलेशन 4 हार्मोन्स के द्वारा होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जैसे देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जब तक प्यूबर्टी की स्टेज आती है, ठीक है, यानी कि जनरली अपन मानते हैं कि जो फीमेल्स है उसमें 12-13 की एज में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि 1 साल से लेकर जो 13 साल की जो एज है उसमें जनरली ये जो स्तन ग्रंथियां हैं इनका विकास नहीं होता है, यार ना के बराबर इनका विकास होता है। ठीक है, ये नॉर्मल शेप एंड साइज की होती है। जब प्यूबर्टी आती है तो हम पढ़ते हैं कि वो जो फीमेल्स है उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इनके इन्फ्लुएंस में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इनके इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि वो जो फीमेल है उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि जैसे वल्वा वाला जो पार्ट है उसका डेवलप होना, गर्भाशय है उसका मैच्योर होना, उसका डेवलप होना, ओवरी है उसका डेवलप होना। ठीक है, और डेवलप होने के बाद ओवरी से ओवम में, ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और जो मेमोरी ग्लैंड्स है
इनका डेवलपमेंट होना। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट जनरली इन द वे में कहे तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जब इनका सिक्रेशन होता है तो क्या होता है कि ये उन मेमोरी ग्लैंड्स वाला जो एरिया है, ठीक है, उसमें फैट की डिपोजिशन को प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन स्तन ग्रंथि और नलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है और प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथियों की जो ग्रंथियल भाग है यानी कि जो एल्वियोलर भाग है उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है। ये दोनों तभी सिक्रेट होंगे जब प्यूबर्टी आएगी, उससे पहले ये ना के बराबर सिक्रेट होंगे या ना होंगे, ठीक है। उसके अलावा दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। जैसे मैंने बताया था कि भाई जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, और प्रेगनेंसी का जो एंडिंग टाइम आता है यानी कि जो पार्चुरेशन का टाइम आता है, उस पार्चुरेशन के टाइम पर ये जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये सिक्रीट होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने के बाद में ये आकर एक्ट करता है जो मिल्क एल्वियोली है और उन मिल्क एल्वियोली या स्तन कुपिकाओं के अंदर उपस्थित जो लैक्टोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, या जो लैक्टोजेनिक कोशिकाएं हैं जो दूध का निर्माण करती है, उन पर जब ये उन पर आकर एक्ट करता है तो उनमें प्रोडक्शन होता है मिल्क का, ठीक है। जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो इनसे मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद में वो जो मिल्क है वो उस एल्वियोली की जो कैविटी है, ठीक है, उस कुपिका की जो गुहा है, उस कुपिका की गुहा में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्यूबर्टी के टाइम पर या आफ्टर प्यूबर्टी ये क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनमें मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, इसको हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई जैसे प्रसव हो गया या एट द एंड प्रसव का जस्ट कुछ टाइम बचा है, 1-2 दिन या कुछ घंटे, उस टाइम पर क्या होता है कि जो न्यूरल रिफ्लेक्स है जो हमारे ब्रेन से मेमोरी ग्लैंड्स के पास पहुंचते हैं, ठीक है, और वो भी बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसके रूप में ये क्या करता है कि वो जो एम्पुला है जिसमें ये मिल्क स्टोर हो रहा था, भाई एल्वियोली में तो हो ही रहा है, एल्वियोली के अलावा ये एम्पुला में भी तो स्टोर हो रहा था, उस एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है ये। जैसे एम्पुला क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होगा यानी कि वो संकुचित होगा, तो ये जो मिल्क है वो लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए वो निप्पल से बाहर इजेक्ट हो जाता है, इसलिए इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। यानी कि ये जो 4 हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये चारों जो हार्मोन है ये मेमोरी ग्लैंड्स का रेगुलेशन करते हैं, यानी कि इसकी जो पूरी एक्टिविटी चलती है उसको ये चारों रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि कैसे एक मेमोरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर है, कैसे उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है, कौन से स्ट्रक्चर है जो मिल्क का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम देखते हैं, जैसे देखो जनरली भाई ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो जो बेबी है, ठीक है, वो इस एम्पुला को सक करता है तो यहाँ से रिफ्लेक्स पहुँचते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। जैसे एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसके पास रिफ्लेक्स पहुँचेगा, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करेगी और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं इनमें से मिल्क को रिलीज करवाने का काम करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मिल्क होता है, ठीक है, जनरली जैसे हम देखते हैं अदर भी जो जानवर होते हैं, चाहे गाय भैंस हो, ठीक है, उनके मिल्क के कंपैरिजन में ये जो फीमेल्स हैं या जो ह्यूमन फीमेल्स है उनका जो मिल्क है, ठीक है, वो उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो ह्यूमंस में जो मिल्क है उसके कंपोजिशन की बात करते हैं हम। ठीक है, देखो ह्यूमंस का ये जो मिल्क है उसमें बेसिकली 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक और सेकंड है कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स कुछ तो इनऑर्गेनिक होंगे और उनमें से कुछ होंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो जैसे H2O हो गया और फेरस के अलावा जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, वो जो मिल्क में प्रेजेंट है वो सारे इसके इनऑर्गेनिक पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन या इनऑर्गेनिक जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन करते हैं।
अब सेकेंड ऑफ बात करते हैं हम इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है, इसका जो कार्बनिक जो भाग है उसकी बात करते हैं। अब देखो इनऑर्गेनिक भाग में तो हमने जनरली देखा कि भाई जल है और कुछ खनिज है, ठीक है, जिसमें भी फेरस एब्सेंट है। ऑर्गेनिक जो भाग है इसका, वो इस मिल्क के मेन पार्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर जो पोषण गुणवत्ता होती है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है, या पोषण गुणवत्ता निर्धारित करने वाले जो सारे सब्सटेंस है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो मिल्क के अंदर कुछ अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में फैट होती है, ठीक है, ह्यूमन मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज शुगर, ठीक है, और लैक्टोज शुगर को हम बोलते हैं मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा। ठीक है, इनके अलावा इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं केसिन प्रोटीन। ठीक है, और दूसरे टाइप की जो प्रोटीन है वो है ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ठीक है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो प्रोटीन है, ठीक है, जिसके प्रोडक्शन के लिए जो जेनेटिक मॉडिफाई जो काऊ बनाई है रोजी गाय, ठीक है, उसमें भी इस प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। उसके जो दूध है, उसका जो दूध है उसमें भी इस प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो प्रोटीन है केसिन प्रोटीन होती है, जिसपे याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि रेनिन हार्मोन एक्ट करता है और इसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही एक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो केसिन है वो कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाती है। कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो गया कि वो जो मिल्क है वो स्कंदित हो जाता है। यानी कि सिंपल से वे में कहें तो जनरली कभी आप देखते हो ना, जब छोटे बच्चे जैसे दूध पीते हैं और अगर उनको उल्टी हो जाती है तो वो जो मिल्क है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि ये मिल्क फट गया, ठीक है, दही जैसे स्ट्रक्चर में आता है, तो वो स्कंदित हो जाता है। उस टाइम पर वो कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही केसिन प्रोटीन है वो कन्वर्ट होती है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है आईजीए एंटीबॉडी, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि भाई जो आफ्टर पार्चुरेशन जो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला जो फर्स्ट जो मिल्क है जिसे हम कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, ठीक है, इसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है और ये भी मैक्सिमम अमाउंट में होती है। और इसमें विटामिन सी के अतिरिक्त सारे विटामिन मिलते हैं हमें। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सारे विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अकार्बनिक भाग और कार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों मिलकर मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हुई अपनी स्तन ग्रंथियां कंप्लीट। ठीक है, यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से दुग्ध उत्पादक हार्मोन कौन सा है। देखो हमने 4 हार्मोन्स पढ़े थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों तो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन है, इसको मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। और मैंने बताया था कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसको बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। यानी कि ये दुग्ध का उत्पादन करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उस क्लास में हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसे हम कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, देन पढ़ेंगे हम फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी कि oogenesis। ठीक है, यहां तक के जो हमारा टॉपिक हो चुका वहां के आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, डीए से इसके डिस्कस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं कोई डाउट है
तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी लास्ट क्लास की तरह मैं फिर से एक बात कहूँगा कि एनसीईआरटी है उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में जनरली हमने पढ़ा, जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट किया, ठीक है। अब नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।